गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा जो लास्ट लेक्चर था उस लास्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में स्टडी किया था। आज के इस लेक्चर में हम किरचॉफ सेकंड लॉ के बारे में स्टडी करेंगे, साथ ही साथ उसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स बेस्ड है उन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो नाउ वी स्टार्ट द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। According to the Kirchhoff voltage law, the algebraic sum of the potential difference, that is the product of current and resistance and the electromotive force in a closed loop is 0। देखो स्टूडेंट, आपका किरचॉफ फर्स्ट लॉ हो चुका है, दैट इज करंट लॉ। करंट लॉ में हम क्या करते हैं, अलजेब्रिक सम लेते हैं, किसकी, करंट की, जो इक्वल होती है किसके साथ, जीरो के साथ। और उसको अगर आप सॉल्व करते हो तो हमें लास्ट में ऐसे मिलता है कि जो इनकमिंग करंट होता है, दिस इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द आउटगोइंग करंट। क्लियर है। वैसे ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ में भी हमें क्या लेनी है, अलजेब्रिक सम लेनी है। जैसे हम वहाँ पे करंट की सम लेते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट अलग रहेंगे, तो यहाँ पे हमें अलजेब्रिक सम किसकी लेनी है, हमें अलजेब्रिक सम लेनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, किसके साथ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। देखो स्टूडेंट, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है वो इलेक्ट्रिकल सर्किट बना हुआ होता है वेरियस ऑफ एलिमेंट्स से। बहुत सारे एलिमेंट्स वहाँ पे कनेक्टेड होते हैं, सबका कॉम्बिनेशंस होता है और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को ईजी वे में सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों लॉज का यूज़ करते हैं। ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे क्या लेनी है, अलजेब्रिक सम लेनी है, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट V इज इक्वल्स टू IR। मतलब जो वोल्टेज होता है वो वोल्टेज हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, करंट एंड रेजिस्टेंस का। क्लियर है। सो एक टर्म हमारी कौन सी रहेंगी, पोटेंशियल डिफरेंस। जितने भी सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस अवेलेबल रहेंगे उनकी हम लेंगे अलजेब्रिक सम। अब किसके साथ, तो किसके साथ लेने वाले, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। अब देखो ये जो वर्ड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये आपके लिए नया होगा, जो आपने अभी तक इसके बारे में सुना भी नहीं है। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मीनिंग होता है, मोटिव को कहा जाता है मोशन, इलेक्ट्रो को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से जो फोर्स क्रिएट होता है उसी फोर्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्लियर है। सो ये जो भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को प्रोवाइड किया जाता है बाय यूजिंग द बैटरी। जो भी हमारा सर्किट होता है उस सर्किट में हम सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को कनेक्ट करते हैं, किसके साथ, रेजिस्टेंस के साथ। और बिकॉज ऑफ दिस सेल उस पर्टिकुलर सर्किट में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। क्लियर है। सो वो जो भी हमारा फोर्स होता है जो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। समझ में आया स्टूडेंट आपको, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम किसे कहेंगे। क्लियर है। सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिनोट किया जाता है EMF, मतलब शॉर्टकट में हम उसको लिखते हैं EMF और उसको हम डिनोट करते हैं E से। कहीं किसी बुक में इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन से भी। क्लियर है। सो एप्सिलॉन से भी आप उसको डिनोट कर सकते हो या फिर सिंपली हम उसको डिनोट कर सकते हैं कैपिटल E से। ठीक है। अब देखो हमें अलजेब्रिक सम लेनी है, किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, किसके साथ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। क्लियर है। मतलब क्या रहेगा, मैथमेटिकली समेशन ऑफ V, अलजेब्रिक सम के लिए हम क्या यूज करते हैं, समेशन। क्लियर है। सो क्या रहेगा, समेशन ऑफ V प्लस पोटेंशियल डिफरेंस की सम किसके साथ लेनी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। तो क्या रहेगा, समेशन ऑफ V प्लस समेशन ऑफ E। क्लियर है। आगे क्या बोला है, इन अ क्लोज लूप इज जीरो। जो भी आपका नेटवर्क रहेगा वो क्या होना चाहिए, क्लोज लूप होना चाहिए। और उस क्लोज लूप की जो अलजेब्रिक सम रहेगी वो इक्वल होनी चाहिए किसके साथ, जीरो के साथ। सो दैट इज मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन लाइक दिस, समेशन ऑफ V प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू जीरो। क्लियर है। अब हमें पता है बट V इज इक्वल्स टू IR अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ। तो ये वैल्यू हम पुटअप कर देंगे हमारे गिवन इक्वेशन में, तो हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या मिलेगा, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये हमारा क्या है, स्टेटमेंट है किसका, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। जैसे किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू जीरो, वैसे ही किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ E इज इक्वल्स टू जीरो। ये दोनों भी स्टेटमेंट आपको एज इट इज ही
एग्जाम में लिखने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टेटमेंट जैसे दिए गए उसमें आप उसको आपको आज इट इज़ एग्जाम में लिखना है, तो आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। ये अब देखो, जैसे हमने किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज किया था तो वहाँ पे हमने कुछ साइन कन्वेंशंस देखे थे। जैसे जो इनकमिंग करंट होता है उसके लिए हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, जो आउटगोइंग करंट होता है उसके लिए हम साइन यूज करते हैं निगेटिव। वैसे ही हम यहाँ पे भी कुछ साइन कन्वेंशंस यूज करेंगे। वहाँ पे एक ही कंपोनेंट था करंट, तो हमने करंट के लिए ही साइन कन्वेंशंस देखे थे। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें अवेलेबल है, एक है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो हमें यहाँ पे दोनों के लिए क्या करने पड़ेंगे, साइन कन्वेंशंस का यूज करना पड़ेगा। सो फर्स्ट हम साइन कन्वेंशंस देखेंगे किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। अब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस को आपको पॉजिटिव कब लेना है, जब if the loop is traced against the direction of conventional current। अगर आपका लूप ये कन्वेंशनल करंट के डायरेक्शन के साथ अगर अपोजिट होगा तो वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। ये अब पोटेंशियल डिफरेंस को निगेटिव कब कंसीडर करना है, इफ द लूप इज ट्रैवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। अगर आपकी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन ये अगर सेम रही तो वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे निगेटिव। और अगर आपकी कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन या अपोजिट रही किसके साथ, लूप के साथ, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस कंसीडर करेंगे पॉजिटिव। क्लियर है। कन्वेंशनल करंट मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बताया, कन्वेंशनल करंट किसे कहा जाता है। कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। दो करंट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट और सेकेंड होता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट हमें किसकी वजह से मिलता है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कन्वेंशनल करंट हमें किसकी वजह से मिलता है, बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर है। सो ये जो भी हमारा कन्वेंशनल करंट होगा वो डायरेक्टली कहाँ से निकलना स्टार्ट होगा, सेल से। तो उसकी जो डायरेक्शन है वो आपको कैसे लेनी है, अगर लूप आपका सेम डायरेक्शन में रहा तो करंट रहेगा पॉजिटिव, और लूप अगर हमारा अपोजिट डायरेक्शन में रहा कन्वेंशनल करंट के साथ तो हम कंसीडर करेंगे निगेटिव। अब हम देखते हैं साइन कन्वेंशंस फॉर EMF। EMF इज नथिंग बट द बैटरी, और वी कैन से इट सेल। क्लियर है। सो EMF को हमें पॉजिटिव कब लेना है, व्हेन वी गो फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर हमें पता है बैटरी को दो टर्मिनल्स होता है, एक टर्मिनल होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा टर्मिनल होता है निगेटिव। क्लियर है। सो जब आप निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो उस टाइम पे हमें EMF कैसे कंसिडर करना है, पॉजिटिव। और EMF को हम निगेटिव कब कंसिडर करेंगे, when we go from positive to negative terminal of the battery। जब हम निगेटिव टू पॉजिटिव तो we consider as a positive, और जब हम पॉजिटिव टू निगेटिव जाएंगे तो हम उसको कंसिडर करेंगे निगेटिव। अब यही साइन कन्वेंशन यूज करके हम एक सर्किट सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने एक सर्किट डिजाइन किया है और इस सर्किट को हम अप्लाई करेंगे वोल्टेज सेकेंड लॉ, और इन साइन कन्वेंशंस का हम यूज करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, देन हमारे पास दो सेल है विच इज नथिंग बट द EMF, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बैटरीज। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लूप कंसिडर किया, आप कोई भी लूप कंसिडर कर सकते हो। लूप कंसिडर कैसे करना है, जैसे ये वाला एक क्लोज पाथ हो गया और ये हमारा सेकेंड क्लोज पाथ हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो आप लूप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हो ABEDA, या फिर हम लूप इस तरीके से भी ले सकते हैं ADEBA। आप पे डिपेंड है कि आपको लूप किस तरीके से कंसीडर करना है। क्लियर है। सो यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट लूप रहेगा और ये मेरा सेकेंड लूप रहेगा। सो फॉर लूप ABEDA। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। सो फर्स्ट जब हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक कंपोनेंट दिखाई दे रहा है विच इज नथिंग बट द रेजिस्टेंस। क्लियर है। और ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है किसके साथ, सेल के साथ। तो सेल में से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। वो करंट पास कहाँ से हो रहा है, रेजिस्टेंस R1 में से। अब देखो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है किसका किसके साथ, करंट का रेजिस्टेंस के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है। अब देखो करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। और मैंने आपको पहले ही बताया जब दोनों की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो हमें उसको कंसिडर कैसे करना है, पॉजिटिव। इफ द लूप इज ट्रेस्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ conventional current, sorry student, if the loop is traced
ट्रैवल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट तो वी टेकन एज अ नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा -I1R1। जब हम B से E की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमें क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव। तो क्या रहेगा -I3R5। अब यहाँ पे देखो जब हम E से D की तरफ जाएंगे तो जब हम E से D की तरफ जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन और पाथ की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो हमें क्या कंसिडर करना है, नेगेटिव। तो क्या रहेगा -I1R3। अब यहाँ पे देखो अब हम कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं, D से A की तरफ, तो हमें कंपोनेंट कौन सा मिल रहा है, बैटरी। अब यहाँ पे देखो लूप कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो EMF हमें कंसिडर करना है पॉजिटिव, और यहाँ पे आपका लूप हो जाएगा क्लोज, तो विच इज इक्वल्स टू क्या रहेगा 0। अब E1 को हम शिफ्ट, इस पूरे टर्म को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, सो E1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, I1R1 प्लस I3R5 प्लस I1R3। ठीक है, ऐसे ही हम अनदर लूप कंसिडर करेंगे विच इज नथिंग बट द BCFEB, या फिर आप कंसिडर कर सकते हो BEFCB। ये है, सो आप किसी तरीके से किसी भी वे में इसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंसिडर किया फॉर द लूप BCFEB। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, B से C की तरफ। जब हम B से C की तरफ जा रहे हैं तो देखो पाथ की डायरेक्शन ये रही मेरी, करंट फ्लो होने की पाथ की डायरेक्शन, और ये किसकी डायरेक्शन है, करंट की। ये दोनों क्या एक दूसरे के साथ अपोजिट। अगर ये अपोजिट रहा तो हमें साइन कैसा कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो क्या रहेगा I2R2। अब यहाँ पे देखो हमें क्या, जब हम C से F की तरफ जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, बैटरी। क्लियर है, सो जब हम जंप करेंगे पॉजिटिव टू निगेटिव, क्लियर है, सो यहाँ पे EMF हमें कैसे कंसिडर करना है, निगेटिव। तो क्या रहेगा -E2। अब हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, F से E की तरफ। जब हम F से E की तरफ जा रहे हैं तो पाथ हमारा इस डायरेक्शन में F to E, बट करंट हमारा कौन से डायरेक्शन में, E to F। दोनों एक दूसरे के साथ क्या, अपोजिट। तो हमें साइन कौन सा कंसिडर करना है, पॉजिटिव। तो क्या रहेगा I2R4। देन हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, E से B की तरफ। अब यहाँ पे देखो पाथ कौन से डायरेक्शन में, E to B, बट करंट कौन से डायरेक्शन में, B to E। दोनों एक दूसरे के साथ क्या, अपोजिट। तो हमें यहाँ पे क्या कंसिडर करना है, पॉजिटिव। तो क्या रहेगा I3R5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कर देंगे, E2 को शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड। इस साइड में ये निगेटिव, इस साइड जाएगा तो बन जाएगा पॉजिटिव। सो E2 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, I2R2 प्लस I2R4 प्लस I3R5। अब यहाँ पे देखो E1 की वैल्यू जितनी रहेगी, सपोज E1 आपका 10 वोल्ट है, क्लियर है, सो इन सभी की अगर आप सम कर देते हो तो वो भी कितनी आनी चाहिए, 10 ही आनी चाहिए, क्लियर है। वैसे ही यहाँ पे अगर E2 की वैल्यू जितनी रहेगी उतनी ही वैल्यू इन सभी के एडिशन करने के बाद हमें मिलनी चाहिए। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमारा जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है वो बेस्ड है किसके ऊपर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर, क्योंकि एनर्जी दोनों इसमें क्या हो रही है, कंजर्व हो रही है। सो दैट्स व्हाई दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नाउ वी टेक एन एग्जाम्पल विच इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द गिवन फिगर। ये जो भी आपको फिगर दी गई है उस फिगर में जो x है उस x की वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ यूज़ करें कि किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज़ करें। देखो जहाँ पे आपको सिंपली बोला है कि करंट ही कैलकुलेट करना है, अदर कोई भी कंपोनेंट अगर आपके पास गिवन नहीं है तो आप सिंपली अप्लाई करो किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले। और अगर आपके पास पेयर रही EMF की साथ ही साथ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का। अब यहाँ पे देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमारे पास 3 जंक्शन है, एक है जंक्शन A, दूसरा है जंक्शन B और तीसरा है जंक्शन D। तो हर एक जंक्शन पे हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो पहले हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगी, एट जंक्शन A। ये रे, हम इस जंक्शन के ऊपर अप्लाई करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, अप्लाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, क्या होता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब हम देखते हैं इस जंक्शन के पास
I1 करंट क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, क्लियर है, जंक्शन में। I2 करंट हमारा क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन है, और I3 करंट भी हमारा क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन। जब हमारा करंट जंक्शन के पास आता है उसको हमें कैसे कंसिडर करना है, पॉजिटिव। जब हमारा करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन जाता है तो उसे हमें कैसे कंसिडर करना है, नेगेटिव। तो क्या रहेगा हमारा, I1 क्या रहेगा, पॉजिटिव, ठीक है। देन I2 क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो उसे हम कंसिडर करेंगे नेगेटिव, साइन उसका क्या लेंगे, नेगेटिव। देन I3 हमारा क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो I3 का जो साइन कन्वेंशन है वो क्या रहेगा, नेगेटिव, तो क्या रहेगा, -I3 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, I3 को शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, ये -I3 इस साइड जाएगा तो बन जाएगा +I3, तो क्या मिलेगा, I1 -I2 इज इक्वल्स टू I3। अब I1 की वैल्यू कितनी है, 17, I2 की वैल्यू कितनी है, 3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 17 - 3 इज इक्वल्स टू I3, तो I3 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें, 14 एम्पियर। अब आपको I3 मिल चुका है, अब हम फाइंड करेंगे I5 फाइंड करने के लिए हम कंसिडर करेंगे जंक्शन B को। सो यहाँ पे मैं लिखूंगी एट जंक्शन B, ये रे, और क्या लगाएंगे वहां पे, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ। अब यहाँ पे देखो, जंक्शन B के पास 3 करंट हमें दिखाई दे रहे, एक है I3, I4 एंड I5। I3 हमारा क्या है, टूवर्ड्स द जंक्शन, I4 हमारा क्या है, टूवर्ड्स द जंक्शन, बट I5 हमारा क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जो टूवर्ड्स द जंक्शन रहेंगे उसे कंसिडर करना है पॉजिटिव, जो अवे फ्रॉम द जंक्शन रहेंगे उसे कंसिडर करना है नेगेटिव। तो क्या रहेगा, I3 + I4 इज इक्वल्स टू -I5 इज इक्वल्स टू 0। I5 को मैं शिफ्ट कर देती हूँ ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा, I3 + I4 इज इक्वल्स टू I5। I3 कितना है, हमने अभी कैलकुलेट किया 14 एम्पियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 14 प्लस I4 कितना है, 2, तो क्या आएगा, 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I5। सो I5 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 16 एम्पियर। अब आपको I5 मिल चुका है, अब हम किसे सॉल्व करेंगे, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड करेंगे x की, उसके लिए हम कंसिडर करेंगे जंक्शन D को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एट जंक्शन D, क्या करेंगे, अप्लाई किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पे देखो, जंक्शन D के पास I5 क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है जंक्शन में, I6 क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन है, एंड I7 भी क्या है, अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो जो एंटर करता है उसको हम कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, क्लियर है, और जो अवे फ्रॉम द जंक्शन होते हैं उसके लिए हम कंसिडर करते हैं नेगेटिव। तो क्या रहेगा, -I6 - I7 इज इक्वल्स टू 0। I6 को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा, I5 - I7 इज इक्वल्स टू I6। अब वैल्यू पुटअप करते हैं, तो I5 की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है, कितनी है, 16, तो क्या रहेगा, 16 - I7 की वैल्यू कितनी है, 9, तो क्या आएगा, 9 इज इक्वल्स टू I6 कितना है, x, तो 16 में से 9 चला गया, कितना बचेगा, 7, तो x इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, 7 एम्पियर। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द किरचॉफ फर्स्ट लॉ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल विच इज़ बेस्ड ऑन द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया है, अ बैटरी ऑफ EMF 6 वोल्ट and internal resistance 2 ohm connected in parallel with the another battery of EMF 5 volt and the internal resistance 2 ohm. The combination is used to send the current through an external resistance 8 ohm. Calculate the current through the external resistance. हमें कैलकुलेट क्या करना है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बट उसके पहले देखो स्टूडेंट, कभी कभी क्या होता है, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम गिवन होती है,
बट कुछ प्रॉब्लम में आपको सर्किट डायग्राम गिवन नहीं होती, तो उस टाइम पे आपको उस सर्किट डायग्राम को खुद डिज़ाइन करना पड़ता है, तो आपको वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि सर्किट डायग्राम को हम डिज़ाइन कैसे करेंगे। सबसे पहले देख लेना कि आपके पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल है। जैसे हमारे पास 2 EMF गिवन है, एक EMF है हमारा 6 वोल्ट का और दूसरा EMF हमारा 5 वोल्ट का। मतलब हमारे पास क्या गिवन है, सेल्स गिवन है। इन दोनों सेल को हमें कैसे कनेक्ट करना है, द कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू सेंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओहम। सॉरी स्टूडेंट, नाउ वी कंटिन्यू इट। हमारे पास 2 EMF गिवन है, एक EMF है 6 वोल्ट का और दूसरा EMF है 5 वोल्ट का। इन दोनों को हमें कनेक्ट कैसे करना है, इनका क्या होना चाहिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब 6 वोल्ट को हमें पैरेलली कनेक्ट करना है किसके साथ, 5 वोल्ट के सेल के साथ। तो ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये हमारा फर्स्ट EMF है, ये हमारा सेकेंड EMF है। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ये आगे देखते हैं, सेंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओहम। देखो इन दोनों में से जो निकलने वाला करंट है कहाँ से, एक 6 वोल्ट की बैटरी से और एक 5 वोल्ट की EMF से जो निकलने वाला करंट है, उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहेगा वो कॉम्बिनेशन इस तरीके से होना चाहिए कि वो करंट हमारा पास होना चाहिए कहाँ से, 8 ओहम रेजिस्टेंस में से। मतलब यहाँ पे देखो मैंने पैरेलली कनेक्ट किया 8 ओहम रेजिस्टेंस को। अब क्या होगा, यहाँ से निकलने वाला करंट कौन सा रहेगा, I1, यहाँ से निकलने वाला करंट कौन सा रहेगा, I2। इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, I1 प्लस I2। मतलब ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड द करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओहम। इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है I1 प्लस I2 वो हमारा पास होना चाहिए कहाँ से, 8 ओहम में से। क्लियर है। और बाद में हमें कैलकुलेट क्या करना है, द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो ये जो भी हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। मतलब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, I1 प्लस हमें कैलकुलेट क्या करना है, I2 इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, I है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, करंट। तो करंट को हम कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग विच लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई किरचॉफ फर्स्ट लॉ। बट कहाँ पे अप्लाई करेंगे, एट जंक्शन C, क्योंकि ये भी करंट कहाँ पे है, जंक्शन C के पास, ये भी करंट कहाँ पे जा रहा है, जंक्शन C के पास। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, किरचॉफ फर्स्ट लॉ को अप्लाई करेंगे एट जंक्शन C। अब देखो ये हमारा क्या है, इनकमिंग करंट, दिस इज ऑल्सो इनकमिंग करंट, और ये हमारा क्या है, आउटगोइंग करंट। तो क्या रहेगा, I1 प्लस I2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस I इज इक्वल्स टू 0। माइनस I को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, तो क्या मिलेगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल्स टू I। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। मतलब हमें कौन से करंट फाइंड करना है, हमें I1 फाइंड करना है विच इज ऑल्सो पास थ्रू 8 ओहम रेजिस्टेंस। देन हमें I2 फाइंड करना है विच इज ऑल्सो पास थ्रू 8 ओहम रेजिस्टेंस, और इन दोनों का जो सम रहेगा वो हमारा कितना रहेगा, I। तो हमें क्या करना है, I की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लूप कंसीडर करेंगे। मतलब हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, अब किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लूप हम कंसीडर करेंगे AEFBA, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो ये रहेगा हमारा लूप। कहाँ से का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लूप AEFBA, और हमें क्या अप्लाई करना है, अप्लाई किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो लूप को हमें फॉलो करते जाना है। पहले हम जाएंगे A से E के पास, देन हम जाएंगे E से F के पास, उसके बाद हम जाएंगे F to B एंड देन हम जाएंगे B to A। और यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशंस लिखे हुए हैं कि आपको साइन किस तरीके से लेना है करके। ठीक है, अगर आपका लूप और करंट की डायरेक्शन सेम रही तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा पॉजिटिव। अगर हमारा लूप और करंट की डायरेक्शन अपोजिट रही तो हम लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लेंगे निगेटिव। अगर हमारा लूप पॉजिटिव टू निगेटिव जाता है तो EMF रहेगा निगेटिव। अगर हमारा लूप
निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो हमारा लूप क्या, हमारा ईएमएफ क्या रहेगा, पॉजिटिव। ये सो फर्स्ट हम जाएंगे ए से ई के पास। तो जब हम जा रहे हैं ए से ई के पास तो आपको कोई कंपोनेंट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो वहाँ पे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये फिर हम जाएंगे ई टू एफ। जब हम ई टू एफ जा रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। क्लियर है, साथ ही साथ उस रेजिस्टेंस में से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। क्लियर है, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस का बचा क्या, साइन। अब देखो पाथ की डायरेक्शन हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ई टू एफ जा रहे हैं। क्लियर है, और करंट की डायरेक्शन भी क्या है, ई टू एफ ही है। और जब दोनों की डायरेक्शन सेम रही तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 8I1 प्लस I2। फिर हम जाएंगे F टू B। तो कोई कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो हम उसको स्किप कर देंगे। अब हम जाएंगे B टू A। जब हम B टू A जा रहे हैं तो यहाँ पे देखो आपको रेजिस्टेंस भी मिल रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस, साथ ही साथ यहाँ से क्या हो रहा है, करंट भी फ्लो होगा। यहाँ पे करंट कौन सा रहेगा, I1। क्लियर है, सो यहाँ पे हमें क्या मिल रही है, पेयर मिल रही है किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की। अब देखो हम पाथ हमारा कैसा है, B टू A, और करंट भी हमारा कैसा है, B टू A। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस 2I1। देन हमें क्या मिल रहा है, EMF। अब देखो पाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है, निगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ। और जब हमारा लूप निगेटिव टू पॉजिटिव जाता है तो EMF हमें क्या कंसीडर करना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस 6 वोल्ट इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 8 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8I1 प्लस 8I2 प्लस 2I1 प्लस 6 वोल्ट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 8I1 और 2I1 इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10I1 प्लस कितना बचा फिर यहाँ पे, 8I2। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे देखो हमने क्या कंसिडर किया, पॉजिटिव 6 कंसिडर किया ना। यहाँ पे देखो ये डायरेक्शन थोड़ा गलत हो गया। जब हम निगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं तो ईएमएफ हमें कंसिडर करना है निगेटिव। सॉरी, यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे करेक्ट कर लिया है। जब हम निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो हमारा क्या रहेगा, -6 वोल्ट। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -6 वोल्ट। इस 6 को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड तो वो क्या हो जाएगा, +6 है। अब यहाँ पे देखो हम 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पे हमें, 5I1 प्लस देन यहाँ पे कितना होगा, 4I2 इज इक्वल्स टू 3। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करेंगे हमारे अनदर लूप में, जो हमारा लूप रहेगा CEFDC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर लूप CEFDC। ये रहे, और यहाँ पे अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब देखो जब हम C से E की तरफ जा रहे हैं तो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो उसको हम स्किप कर देंगे। जब हम E टू F जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, साथ ही साथ हमें क्या मिल रहा है, करंट। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखते हैं, देखो पाथ कहाँ से कहाँ जा रहा है, E टू F, और करंट भी उसी डायरेक्शन में, तो हमें उसको कैसे कंसिडर करना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा, 8I1 प्लस I2। ठीक है, देन हम जाएंगे D टू C। जब हम D टू C जा रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो यहाँ पे देखो पाथ की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन, यहाँ पे करंट कौन सा रहेगा, I2। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम, तो क्या रहेगा, +2I2।
क्लियर है। अब देखते हैं ईएमएफ। ईएमएफ हम कहाँ से कहाँ जा रहा है हमारा पार्ट, नेगेटिव टू पॉजिटिव। जब हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे थे ईएमएफ हमें कैसे कंसीडर करना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या रहेगा, -5 इज इक्वल्स टू 0। अब -5 को हम शिफ्ट कर देंगे ऑन दिस साइड, तो क्या रहेगा 8 को भी हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो 8i1 प्लस 8i2 प्लस 2i2 इज इक्वल्स टू कितना होगा 5। अब यहाँ पे देखो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा 8i1 प्लस 10i2 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 5। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द साइमल्टेनियस इक्वेशन। बट उसके लिए आपको वेरिएबल क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। एक तो आप I1 के वेरिएबल को सेम कर सकते हो या फिर आप I2 के वेरिएबल को सेम कर सकते हो। क्लियर है। सो यहाँ पे हम सेम करेंगे I2 के वेरिएबल को। अब यहाँ पे देखो 4 है और यहाँ पे कितना है 10 है। अगर मैं यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20। और यहाँ पे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 2। तो हमें क्या मिलेगा, सो वी गेट, अब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25, तो 25i1, क्लियर है। देन 4 5 जा 20 इज इक्वल्स टू 5 3 जा 50 मिलेगा इस तरीके से, क्लियर है। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 8 2 जा 60 प्लस 10 2 जा 20 इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10। इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम 5। ये सो हमें क्या मिलेगा, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 25 में से 16 चला गया, कितना बचेगा 9। तो क्या मिलेगा 9i1, ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, इज इक्वल्स टू यहाँ पे कितना मिलेगा 15 में से 10 चले गए, कितना बचेगा 5। तो यहाँ पे क्या आएगा 5। देयरफॉर i1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा 5/9। आपको I1 की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, I2 की। सो I2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इस I1 की वैल्यू को पुटअप करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पुटअप करते हैं तो क्या मिलेगा 5i1 प्लस, सॉरी यहाँ पे हम लिख लेंगे पहले, पुट सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। ये सो सब्सटीट्यूट करते हैं तो यहाँ पे देखो मैं ऐसा करती हूँ, 4i2 को हम ऐसे ही रखते और 5i1 को इस साइड शिफ्ट कर देते। यहाँ पे प्लस है, इस साइड जाएगा तो बन जाएगा माइनस। तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा 4i2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5i1। अब 4 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लीकेशन में, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ से क्या मिलेगा i2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 5। अब यहाँ पे i1 की वैल्यू पुटअप कर देते हैं, कितना हो जाएगा 5/9 डिवाइडेड बाय कितना रहेगा 4। अब देखो 9 नीचे आ जाएगा, सो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36, क्लियर है। और यहाँ पे देखो 9 इंटू 5 करो, क्लियर है। सो यहाँ पे अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते सो कितना हो जाएगा, ये 5 5 25 कितना मिलेगा 27 में से 3 चला गया, कितना रहेगा 25। तो i2 हमें कितना मिलेगा, i2 इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, यहाँ पे मिलेगा 27 डिवाइडेड बाय 9 5 45 आणि सॉरी 5 5 5 25 आणि खालचे हे खाली आले 9, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 23। मतलब आंसर रहेगा हमारा 18/36, क्लियर है। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 18/36। इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो आंसर कितना रहेगा 2/,
डस्टर को पॉज कर, वीडियो पॉज कर। सॉरी बेटा, यहाँ पे हमारा थोड़ा सा रॉन्ग हो चुका था, वो मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। देखो 9 नीचे आ गया, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, 5 5 जा 25, मतलब कितना मिलेगा 3 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 36। क्लियर है। अब 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 में से 25 चलेगी, कितना बचेगा 2। तो हमारे पास I2 की वैल्यू कितनी रहेगी, I2 इज इक्वल्स टू 2 बाय, यहाँ पे कितना रहेगा आंसर हमारा 2/18। क्लियर है। सो I2 हमें कितना मिलेगा 2/18 एम्पियर। अब देखो हमें I2 भी मिल चुका है, I1 भी मिल चुका है, तो हम डायरेक्टली ये वैल्यू पुटअप करेंगे हमारे इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या मिलेगा, I इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 5/9 प्लस 2/18। अब इसको ऐड करने के लिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। अब 9 को 18 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। सो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 18 प्लस यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे हमारा आंसर कितना रहेगा, यहाँ पे कितना बचा था 2/36। सो सॉरी, यहाँ पे आंसर कितना रहेगा 1/18। क्लियर है। सो 1/18 आ गया, तो ये कितना हो जाएगा 1/18। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/18, तो आंसर कितना रहेगा I इज इक्वल्स टू 11/18 एम्पियर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे का लेक्चर हम नेक्स्ट इसमें कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।